तो देखते हैं आगे माइक्रोवेव के। ओके, माइक्रोवेव वेव गाइड यहाँ से शुरू हो रहा है, तो माइक्रोवेव के कुछ एमसीक्यूज माइक्रोवेव में वेव गाइड 94 से शुरू करते हैं। तो पहला ये कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रेक्टेंगुलर रेजोनेंट कैविटी। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर रेजोनेंट कैविटी में कौन सा हमारा नहीं होता है। यहाँ पे 3 पैरामीटर में दिया है, तो टीई और हमारा 110, ठीक है, 011 इस तरीके से है और 111 इस तरीके से है। अब यहाँ पे डाउट क्या है, डाउट नहीं है कुछ, मतलब इन्होंने रिपीट कर दिए हैं। तो इन्होंने खुद जो कहा है कि 011, 110 और 111 ये हमारे सारे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अच्छा रिपीट क्या है कि ये जो है ये TE है, मतलब ये TE110 है, और वो कह रहे हैं कि TM110 हमारा एग्जिस्ट करता है, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता। TE110 हमारा ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑप्शन ए हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो रेक्टेंगुलर रेजोनेंट कैविटी की अगर बात करें तो हमारा TE110 एग्जिस्ट नहीं करता है, TM करता है, बाकी TE011 और 11 एग्जिस्ट करता है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया TE110 एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 रेक्टेंगुलर वेव गाइड हैं, हैव डायमेंशंस ऑफ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इंटू 0.5 और 1 सेंटीमीटर इंटू 0.25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देयर रेस्पेक्टिव कट ऑफ वेवलेंथ विल बी। तो कट ऑफ वेवलेंथ कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज पूछिए हमसे। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या हो गया कि हमारा C अपॉन जो इसका वो है, ओके, 2 टाइम्स A, इसको मैं बोलूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो गया आपका FC इजकल टू C अपॉन 2A, ठीक है, ये हो गया C अपॉन 2A। अब A यहाँ पे दोनों में हमारा A जो डायमेंशन है वो 1 सेंटीमीटर इसमें भी है, 1 इसमें भी है। यहाँ पे B में चेंज है, बट B फॉर्मूले में आता ही नहीं है। ओके, B फॉर्मूले में आता ही नहीं है, तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा, और इसको सॉल्व करेंगे। और ये 10 की पावर -2 किसकी वजह से आया है, ये हमने सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज किया है, तो जब मीटर में चेंज किया है तो इस फॉर्मूले में लगाया, तो ये अलग से ला दिया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, 15 गीगाहर्ट्ज़ आ गया, और जो वैल्यू इसकी आई वही इसकी आएगी, तो इसमें भी ये सही है। ओके, ये जो डाउट है ये हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, C अपॉन 2A, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा। FC इजकल टू C अपॉन 2 टाइम्स A, B यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, ये किसकी बात है, जब हम रेक्टेंगुलर वेव गाइड की बात कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैच लिस्ट A विद लिस्ट B, दोनों लिस्ट को हमें मैच करना है। तो पहला क्या कह रहा है कि भाई रेशियो ऑफ, ये वाला इससे जोड़ा है जाके, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर टू एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, ये किसके इक्वल है, हमारा क्वालिटी फैक्टर के इक्वल है कैविटी का, कि कितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है, कितनी डिसिपेट हो गई। ओके, सेकंड क्या है, ये ऑरेंज वाला कि TEM मोड इन अ लॉसलेस मीडियम, TEM मोड इन अ लॉसलेस मीडियम क्या है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 0। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 0 होगी। तीसरा क्या है, रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी इन रेडियन टू फेज वेलोसिटी ऑफ EM वेव, तो ये हमारा किसके, प्रोपोगेशन कांस्टेंट के इक्वल है, ये वाला। जब बात कर रहे हैं रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी इन रेडियन और फेज वेलोसिटी के रेशियो के ऊपर। फिर आता है कि TE11 इज द मोड ऑफ लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर सिलेंड्रिकल, ठीक है, TE11 जो मोड है वो किसकी बात कर रहा है, इसके लिए कि सिलेंड्रिकल के लिए TE11 हमारा लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वाला मोड है। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि जो रेशियो वाले हमारे हैं वो 1 में होगा या 3 में होगा, ठीक है, और जो ये TEM मोड और TE11 मोड वाले जो हैं उसका मैचिंग जो होनी चाहिए, एक लॉजिकली बोले तो वो हमारा 2 में होगी या 4 में होगी। ओके, तो ये हमारी मैचिंग हो गई इनकी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 97 पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये DRDO का क्वेश्चन है कि लॉसलेस एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेव गाइड हैज इंटरनल डायमेंशन A into B इफ A is 2B, A B का दुगना है। ओके, एंड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द TE02 मोड इज हमारा 12 किलो क्या लिखा है, ये 12 गीगाहर्ट्ज होगा मेरे हिसाब से। द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट मोड पूछी है, तो एक मोड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमको दे दी है और डोमिनेंट मोड की हमसे पूछी है, और A और B के डायमेंशन दिए और A और B के बीच में रिलेशन भी हमको दिया है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फार्मूला होता है हमारा, ठीक है, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला हमारा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि FC जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो हमारा, जो मैंने कहा था कि FC इजकल टू C अपॉन 2A आया है, वो यहीं से निकल के आया है। ओके, तो 1/2 रूट म्यू ई, ये रूट 1/रूट म्यू ई क्या बन जाता है, यही हमारा C बन जाता है, और रूट हमारा क्या हो गया m² + n² + b²। ओके, फिर हमारा FC इजकल टू, इसको हमने V0 बना दिया जो 1/रूट म्यू ई था,
और यहाँ पे ये m और n की वैल्यू क्या होती है, ये होती है जो इसके संग नंबर लिखे होते हैं, जैसे TE11 है अगर, तो यहाँ पे m भी 1 है और n भी 1 है, ये किसके इक्वल होता है, TE हमारा mn हम लिखते हैं। ओके, m पहले वाला होता है, जैसे यहाँ पे ये 1 है, और n हमारा बाद वाला होता है, जैसे ये वाला 1 है। ऐसे इन्होंने बोला कि TE02 जिसके लिए हमें गिवन था, तो 02 मतलब m 0 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया, सॉरी n 2 हो गया। FC की वैल्यू हमारा कट ऑफ वो हमें दी है 12 × 10 की पावर 9, और C की वैल्यू हमें वो पता है, ठीक है, 3 × 10 की पावर 8। तो यहाँ पे हम C = लैम्डा वो सब निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने वही सारी वैल्यू लगा दी। FC निकालने के लिए FC ये लगा दिया, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में लगाया है। ओके, यहाँ पे C की वैल्यू लगा दी, नीचे 2 ऑलरेडी रहता है, यहाँ पे √2 क्योंकि हमारा m तो 0 n है, तो 2/b का ये स्क्वायर, ठीक है, ये लगा दिया। अब हमें क्या है कि क्वेश्चन में ये तो गिवन है कि a इज 2 टाइम्स b, बट हमें ना तो a पता है और ना ही b पता है। जब दोनों ही नहीं पता है तो हमें ये कुछ तो लाना पड़ेगा। इन्हीं को लाने के लिए हमने ये यहाँ पे चीज़ रखी है। ओके, तो इस पूरे में हमें ये FC पता था, C पता है, ठीक है, और ये M पता है, N पता है, B हमें A भी नहीं पता, A की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, B हमें पता चल जाएगा, जिससे A भी निकल आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये सब सॉल्यूशन लगाया, और ये भी स्क्वायर है, ये रूट है, तो ये कट जाएगा, तो ये हमारा ये b आ गया हमारा 1/4 × 10 की पावर -1, ये आया 1/40 आ गया, कुछ इस तरीके से सॉल्व होकर 1/40 आ गया। ओके, तो a क्या है इसका 2 टाइम्स है, मतलब 1/20 हो गया जब a पता है। अच्छा, जब हमें पहले तो दूसरे उसके लिए निकलवाया गया, अब हमें कह रहा है कि आप किसके लिए निकालो, TE10 के लिए निकालो। यहाँ पे m तो 1 है, n 0 हो गया, m अगर है यहाँ पे तो m के संग अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, a की ज़रूरत पड़ेगी उसी फार्मूले से। ये देखो, इसको मैंने लिखा FC डैश, ये FC डैश है इक्वल टू V0 या फिर C/2 और √1/a², क्योंकि जो m है ये 1 है, 1/a²। a हमें पता है, a क्या था, a ये था। ओके, 1/2 × 10 की पावर -1, या फिर 10 नीचे जाएगा तो 1/20, या फिर ऊपर जाके हो जाएगा 20, ये चीज़ है। और ये बाहर क्या है, 3 × 10 की पावर 8/2 हाईलाइट करते हैं, ये 3 × 10 की पावर 8/2, और ये पूरा जाके ऊपर हो गया 20, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 × 10 की पावर 9 आ गया, और इसको लिखेंगे 3 GHz। तो ये हमारा 3 GHz आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ईजी था बट लेंदी था, और ये हमारा 12 GHz ही है, ये क्या है, 12 GHz। ओके, बेसिक फार्मूला क्या होता है, जहाँ से सारे फार्मूले निकलते हैं, वो है ये वाला फार्मूला जिसको इंपॉर्टेंट बोला है। ये पूरा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। FC = 1/2 √μe, या फिर FC = C/2 भी लिख सकते हैं, और फिर √m/a² प्लस n/b²। a हमारा डायमेंशन है, b हमारी डायमेंशन है, और m और n जो हम ये लिखते हैं, ये मैंने लिख के दिखाया, ये इसमें TE या फिर TM जब इसमें लिखते हैं, जैसे TM हमने लिखा 1 2, तो यहाँ पे हमारा m 1 हो गया और n 2 हो गया। तो ये यहाँ से वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि वेव गाइड सेक्शन इन अ माइक्रोवेव सर्किट विल एक्ट एज, तो वेव गाइड कैसे एक्ट करेगा, तो एक हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये MCQ है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे से उन्होंने वेव गाइड को ही बताया कि वेव गाइड = हमारा हाई पास फिल्टर। तो इस वजह से ये याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। 1 मार्क्स में बहुत मतलब चांसेस है पूछा जा सकता है। फिर बात आती है कि वेव गार्ड आर जनरली मेड ऑफ, वेव गार्ड किसके बने होते हैं, तो कॉपर के बने होते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि वेव गार्ड हमारे कॉपर के बने होते हैं, ये पूछा जा सकता है। ओके, तो वेव गार्ड = हाई पास फिल्टर, और वेव गार्ड हमारे कॉपर के जनरली बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि वेव गार्ड्स आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर, तो कब यूज़ नहीं करते हैं वेव गाइड को, तो बिलो 1 GHz के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, नॉट यूज्ड। तो बिलो 1 GHz के लिए हम वेव गाइड को नहीं यूज़ करते, हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, तभी वो हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। फिर बात आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द डोमिनेंट मोड ऑफ वेव गाइड ऑपरेशंस इज, तो डोमिनेंट मोड की बात हो रही है, तो यहाँ पे TE और 10 जो मोड है, ये हमारा डोमिनेंट मोड है, TE10। ओके, 10 इज द डोमिनेंट मोड ऑफ वेव गाइड। उसके बाद आते हैं 102 पे कि इन अ वेव गाइड द एनर्जी इज प्रोपोगेटेड बाई, तो वेव गाइड में एनर्जी प्रोपोगेट कौन करता है, ये हमको बताना है।
वेरिंग हमारा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चलते हैं, या सिंपल बोले तो हमारा ईएम वेव्स जो होते हैं, जब पूरा पढ़ ही रहे हैं ईएमटी, तो ईएम वेव्स वेवगाइड में हमारी एनर्जी को प्रोपोगेट करते हैं। तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं 103 पे, डोमिनेंट मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन माइक्रोस्ट्रिप लाइन। ठीक है, अभी आया माइक्रोस्ट्रिप लाइन। अभी तक हम वेवगाइड पढ़ रहे थे, तो माइक्रोस्ट्रिप लाइन में डोमिनेंट मोड हमारा क्या है, इन लो फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेशन इज हमारा क्वाजी TEM। तो ये थोड़ा अलग है। ठीक है, यहाँ पे TEM11, TEM, TE01 इस तरीके से दिया है। माइक्रोस्ट्रिप लाइन में क्वाजी TEM मोड हमारा डोमिनेंट मोड होता है। ये पूरा एक स्टेटमेंट में दे दिया है कि माइक्रोस्ट्रिप लाइन में क्वाजी TEM ही डोमिनेंट मोड होता है। उसके बाद सर्कुलर वेवगाइड की बात करिए, देखो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्या था माइक्रोस्ट्रिप लाइन, ये क्या है सर्कुलर वेवगाइड। यहाँ पे डोमिनेंट मोड हमारा है TE01। नॉर्मल वेवगाइड में क्या था TE10, ये सब याद रखेंगे। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन खूब ज़्यादा कर लेंगे, ताकि इस तरीके से डायरेक्ट वो पूछता है, वो इसका डोमिनेंट क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, डायरेक्ट पूछता है, तो उस समय भूले नहीं। तो सर्कुलर वेवगाइड का TE01, नॉर्मल का TE10, और माइक्रोस्ट्रिप लाइन में क्वाजी TEM मोड डोमिनेंट मोड होता है। उसके बाद ये तो उन्होंने बना के दिखाया TE01, ये सब इतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे कि इसका क्या मतलब है उसका, वो छोड़ते हैं। उसके बाद इस फॉर्मूले को भी छोड़ते हैं। हम आते हैं द वेवगाइड ऑफ मैजिक टी। ठीक है, तो ये जब एस पैरामीटर और ये सब पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये टी आते हैं हमारे। तो वेवगाइड पूछ रहा है कि वेवगाइड मैजिक टी कैन बी यूज्ड एज, जो वेवगाइड है वो मैजिक टी टाइप का किसके लिए यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एज एन आइसोलेटर यूज़ कर सकते हैं, TR स्विच इन ट्रांसरिसीवर यूज़ कर सकते हैं, और एडजस्टेबल फेड शिफ्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज मेरा क्या रहता है, जो मैं बोलता मतलब मुंह से अलग टाइम पे बोल पा रहे हैं, पर दिमाग पॉजिटिवली देख रहा है, इन चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, वो बहुत तेज़ भाग रहा है, पर मुंह से उतना जल्दी नहीं, इसलिए हड़बड़ी और ये सब रहता है। तो मैजिक टी जो वेवगाइड मैजिक टी है उसको हम एज आइसोलेटर, TR स्विच इन ट्रांसरिसीवर और एज एडजस्टेबल फेज शिफ्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा ISRO में पूछा था, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर था। उसके बाद ये क्वेश्चन भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ISRO में पूछा है। यहाँ पे क्या है, कंसिडर अ स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेवगाइड। दो अलग अलग तरीके की वेवगाइड की बात कर रहा है कि सेम डोमिनेंट मोड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, दोनों की जो डोमिनेंट मोड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो सेम है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर वेवगाइड टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो एरिया की जब बात कर रहा है, मतलब एरिया के लिए क्या चाहिए, A और B चाहिए। ओके, तो सर्कुलर वेवगाइड और रेक्टेंगुलर वेवगाइड की बोल रहा है कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, डोमिनेंट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेम है, उनके एरिया का आपको रेशियो देना है सर्कुलर और रेक्टेंगुलर का। तो यहाँ पे क्या है, देखो रेक्टेंगुलर का जो फॉर्मूला C/2A मैंने पहले भी बताया कि C/2A जो टोटल फार्मूला होता था उसी का शॉर्ट करके निकाला है, ये पहला आ गया। और जो इसका है सर्कुलर का, वो हमारा 1.8412 इंटू C/2πA डैश है, फिर ये हमारा वो हो गई रेडियस हो गई, क्योंकि ये सर्कुलर टाइप का है। तो यहाँ पे ये फार्मूला आता है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी अंतर है। C/2A डैश है, 2π है पहली बात तो, और ये पूरा क्या 2πA तो हमारा हो गया पैरामीटर, और 1.8412 अलग से आया है। तो इसी का पहले तो हमने ऊपर ये लगा दिया, और नीचे क्या लगा दिया हमने, ये लगा दिया। इसका एरिया पूछ रहा है, तो जो ऊपर है ये नीचे इसका स्क्वायर ले लिया है हमने, ये चीज़ करी है। रेक्टेंगुलर वाले में इसका स्क्वायर ले लिया है, और ये पूरा जैसे ये सर्कुलर है, ये तो पूरा इसी का ये टर्म बता रहा है, और जब ये है तो इसमें इसके लिए हमने इसको 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या बच गया, और ऊपर भी इसको स्क्वायर ही करेंगे, है ना। तो दोनों टर्म को 2 बार लिख लेंगे, 2 बार लिखो या एक ही बार लिखो, तो एरिया के लिए 2 बार हो गया। तो ये पूरा हमारा C स्क्वायर, ये भी C स्क्वायर कट गया, यहाँ पे हमारा क्या बचा, A भी कट गया, 2 भी कट गया, ऊपर बच रहा है 1.8412, नीचे बच रहा है पाई। ओके, तो ये बच रहा है, और ये भी क्योंकि स्क्वायर है उसके, तो दोनों का स्क्वायर कट गया, तो ये बचा, तो 1.8412 अपॉन पाई मतलब 6.78 अपॉन पाई। तो ये इतना डिटेल में मैं कहूँगा कि आप मत जाओ, आप केवल एक तो ये फार्मूला याद कर लो, सर्कुलर का काम आ सकता है, रेक्टेंगुलर का तो याद करना ही है, वो आपको याद है। इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लो कि 6.78 अपॉन पाई। अगर आप बात कर रहे हैं सर्कुलर और रेक्टेंगुलर वेवगाइड का, अगर उनकी डोमिनेंट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सेम है तो उनका एरिया का रेशियो तो 6.78 अपॉन पाई। ओके, 6.78 अपॉन पाई, तो ये याद कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। यहाँ पे क्या बात हो रही है
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेजर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन विद ऑफ अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड डोमिनेंट TE10 मोड प्रोपोगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के बात है कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड है और डोमिनेंट TE10 मोड है, जो हमको पता है कि TE10 होता है। इफ इट्स कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज 10 GHz, वैल्यू ऑफ मेजर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ए पूछ रहा है, तो यही जो फॉर्मूला है FC = C/2a, तो हमें यहाँ पे FC पता है, C तो पता ही है, इसी से हम डायरेक्टली ए निकाल लेंगे। तो ए सॉल्व करके आ गया 15 mm, तो 15 mm, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आगे चलते हैं, चलो नीचे से ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा जगह बनाते हैं कि इन अ ट्रैवलिंग वेव ट्यूब TWT द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव विद रिस्पेक्ट टू एक्सियल वेलोसिटी ऑफ RF फील्ड इज कैप्ड। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी अगर हम एक्सियल वेलोसिटी के संग उसका कंपैरिजन करें, ओके, किसके अंदर, TWT के अंदर। कह रहा है कि TWT के अंदर अगर हम जो इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी है उसको एक्सियल वेलोसिटी के संग कंपेयर करें तो वो ज़्यादा रखी जाती है, कम रखी जाती है, बराबर रखी जाती है, ये सब है। तो हमारा आंसर है कि हाई रखी जाती है। ओके, अगर हम RF फील्ड की बात कर रहे हैं तो जो एक्सियल वेलोसिटी होती है उससे ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब एक्सियल वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन हमारे ज़्यादा और वेलोसिटी पे चलने चाहिए। फिर बात करते हैं कि TM01 मोड इन रेक्टेंगुलर परफेक्ट मेटेलिक वेवगाइड इज, तो नॉन एग्जिस्ट। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर के अंदर पूछ रहा है, तो रेक्टेंगुलर के अंदर हमारा TM01 मोड नॉन एग्जिस्टेंट मोड होता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है। बस इतना ही हमें पता होना चाहिए कि TM10 एग्जिस्ट नहीं करता रेक्टेंगुलर के लिए। उसके बाद ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आया भाई, TEM मोड आया एक साथ, EBA MBA मोड ट्रांसमिशन लाइन इज हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट पैरामीटर्स एज R = 1 ओम पर मीटर। ठीक है, R दिया है, L दिया है, G दिया है और C दिया है। ठीक है, चारों चीज़ें दी हैं। द लाइन इज, ये लाइन पूछ रहा है, लाइन कैसी होगी हमारी। तो देखो यहाँ बढ़िया नई चीज़ सीखने को मिली कि लाइन के बारे में बता सकते हैं। लाइन कितने तरीके की हो सकती है, लॉसलेस हो सकती है, ठीक है, लॉसी हो सकती है। ये तो लॉस के कंपैरिजन में हुआ कि या तो लॉसी होगी या लॉस लेस होगी। और अगर डिस्टॉर्शन के उसमें देखें तो डिस्टॉर्शन के साथ होगी या डिस्टॉर्शन लेस होगी। तो डिस्टॉर्शन लेस होने का एक उनका वो तरीका है कि अगर RC = GL आ गया तो वो लाइन डिस्टॉर्शन लेस है। तो TEM मोड में ट्रांसमिशन लाइन डिस्टॉर्शन लेस होगा यदि R/L = G/C हो जाए या फिर RC × GL हो जाए। ओके, R के संग C, G के संग L, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो इसमें जो हमें वैल्यूज़ दी हैं उनको देख लेंगे। देखो RC आ रहा है 60 × 10⁻⁻12 और LG भी सॉल्व करके हमारा यही आ रहा है, दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये डिस्टॉर्शन लेस हो गया। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि अगर कभी ऑप्शन में डिस्टॉर्शन लेस पूछा जा रहा है या क्वेश्चन में बोल के पूछा जा रहा है कि नहीं, तो आपको चेक करना है RC और GL की वैल्यू जो प्रोडक्ट है इनका सेम है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, ये डायमेंशन है। द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट मोड, मतलब रेक्टेंगुलर के लिए TE10 मोड डोमिनेंट मोड होता है, क्या होगी। ठीक है, तो इजी है, FC इज C/ या λC लगा दो या तो, मतलब ये कहाँ से फॉर्मूला आया, ये हमारे यहाँ से आया कि C इज F⁴। ओके, तो यहाँ पे F क्या हो गया, C/λ हो गया। तो आप या तो C/2a लगाते थे या फिर अगर आपको लैम्डा गिवन है तो आप वो लगा सकते हैं। और λC भी जो है यहाँ पे वो इन्होंने कह दिया है, बट ये 2a के ही इक्वल है उसी फॉर्मूले से, क्योंकि ये देखो 8.4 × 10⁻², ये कहाँ से आया, ये 4.2 का उल्टा जब 2 टाइम कर देंगे तो ये क्या बना देगा 8.4। ओके, तो यहीं से आया है। तो यही चीज़ करिए कि C/ ये 2 टाइम्स a, तो ये सीधे से 3.57 GHz इसने दे दिया। देखो 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, F/, जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि डायरेक्ट इसी पे था कि FC = C/2a। अगर वो रेक्टेंगुलर दे रहा है कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, डायरेक्ट आप आँख बंद करके ये फॉर्मूला लगा दो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 112 पे कि 2 रेक्टेंगुलर वेव गाइड, 1 एयर फील्ड, 2 रेक्टेंगुलर वेव गाइड है। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं ऊपर को। 2 रेक्टेंगुलर वेव गाइड है हमारे पास, एक एयर फील्ड है, इंटरनल डायमेंशन इसका 2 × 1 सेंटीमीटर है, एंड द अदर डायलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे में डायलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया है विद इंटरनल डायमेंशन 1 सेंटीमीटर × 0.5 सेंटीमीटर, हैव द सेम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर द डोमिनेंट मोड। ये भी कहती है कि दोनों की डोमिनेंट मोड के लिए सेम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक मटीरियल ये हमको बताना है। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि ये जो FC है दोनों की वो सेम है। पहले में एयर है तो उसका तो जो फॉर्मूला नॉर्मल लगता है वही लगाएंगे। दूसरे में हमारा एप्सिलॉन आ रहा है, मतलब परमिटिविटी बतानी है, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब उसमें डायलेक्ट्रिक डाल दिया उसके बीच में, उसको फिल कर दिया डायलेक्ट्रिक से। तो यहाँ पे हमें बताना है, तो FC हमारा C/2a। देखो ये a कहाँ से आया, 2⁻², ये यहाँ से आया 2 सेंटीमीटर, ये क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से आया, ये वही फॉर्मूला जो होता है।
अब देखो अगर कभी ये हमारे, देखो मैं वेव गाइड बना के दिखाऊं, वेव गाइड क्या है, रेक्टेंगुलर इस तरीके का है, ठीक है, ये ऐसी लंबी सी हमारा रेक्टेंगुलर वेव गाइड है। ओके, तो अगर इसमें इसके अंदर एयर है तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये यूज़ करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अंदर डायलेक्ट्रिक फील्ड किया है तो इसमें ये चीज़ अलग से जोड़ेंगे, इसमें 1/√ε r को अलग से जोड़ेंगे। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या करते हैं, अगर परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है, डायलेक्ट्रिक से फिल कर देते हैं तो 1/√ε r। अब दोनों फार्मूले सेम है और डायमेंशन में अंतर है, इसका 2 × 2 सेंटीमीटर है, इसका दूसरे वाले का डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर × 0.5 और हमें लेना है ए को, मतलब 1, तो ये अंतर हो गया। तो बाकी दोनों को जब इक्वल रख देंगे, ये क्या किया, देखो दोनों को इक्वल रख दिया है, दोनों की डायमेंशन जो जिससे कट गया, तो यहाँ से निकल के आया कि √ε इज 2 के इक्वल है, मतलब इसका रूट को उधर भेज देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, तो ε r हमारा 4 के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर है, और अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है और ईजी भी है, किया भी जा सकता है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलते हैं 113 पे, गिव द फॉलोइंग वेव डज नॉट एग्जिस्ट इन वेव गाइड। तो वेव गाइड में कौन सी वेव एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारा TEM मोड जो होता है वो एग्जिस्ट हमारा नहीं करता है, क्योंकि TE तो करता है, TM भी करता है, कुछ कुछ इनके जो वेरिएंट है, बट TEM हमारा बिल्कुल नहीं करता है। उसके बाद आता है YTM मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैज़ लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये बता भी रहा है और पूछ भी रहा है, सॉरी विच पूछ रहा है कि विच TM मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड की लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, किसकी होती है, तो हमारा TM11 की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि TM11 की हमारा लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, ये हम याद रखेंगे। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट 115 की, वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ सॉलिड मीडियम आर। जो वेव हमारे एक सॉलिड मीडियम से ट्रैवल करती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, वो ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती हैं। तो मतलब ईदर ऑफ द बोथ, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है जो सॉलिड मीडियम से ट्रैवल करता है। मतलब ये कहने का मतलब कि ये दोनों ही हमारा सॉलिड मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं, दोनों तरीके की वेव, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल।